चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की। तो बेसिकली हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं ये डिस्कस किया था, ठीक है। कैसे किस तरीके से मेंशन किए जाएंगे वो भी हमने देखा था, ठीक है। तो आज इसको एक प्रोग्राम के साथ में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अगर आपको लगता है कि इसको एग्जीक्यूट करके देखना है तो वैसे तो हम एक प्रोग्राम तो उसका एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है इसका कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का। मैंने बताया था कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में यहाँ पर मेन फंक्शन को बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स हमें पास करने होते हैं। किसका क्या मीनिंग था ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये है बेसिकली आर्ग्यूमेंट जो हम भेज रहे हैं वो कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं यानी कि उनका काउंट। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है उसमें हमें मेंशन करना होता है बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट किस लिए होता है, जो हम आर्ग्यूमेंट सेंड कर रहे हैं मेन को, ठीक है, वो सारे के सारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में होते हैं और वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं, इस आर्ग्यूमेंट वेक्टर में जो कि इसका सेकेंड आर्ग्यूमेंट रहेगा, ठीक है। और ये अपने आप में कैरेक्टर पॉइंटर हमारे पास में एरे है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमें काउंट डिस्प्ले करवाना है आर्ग्यूमेंट्स का, तो देखिए हम सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, ARG से, यानी कि मेन का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें क्या करना है, कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर हम बात करें सिंपली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के इनपुट की, तो देखिए इनपुट किस तरीके से देना होगा हमें और कैसे एग्जीक्यूट करना होगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम जो भी पास करने वाले हैं वो कौन फेच करेगा, एक कैरेक्टर पॉइंटर एरे, ठीक है। तो हमें पता है कि एरे का अगर हम हर एक इंडेक्स, एरे के साथ में इंडेक्सेस होते हैं, अलग अलग वैल्यूज होती हैं, तो हर एक इंडेक्स की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, लूप चला के ये काम कर सकते हैं। तो सेम मैंने यहाँ पर भी यही किया है कि 0 टू आर्ग्यूमेंट के काउंट तक लूप चलाया है और हर एक इंडेक्स की वैल्यू को मैंने डिस्प्ले करवाया है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करूं तो किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा एक बार समझ लेते हैं। उसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। सबसे पहले आपको प्रोग्राम को सेव करना होगा। सेव करने के बाद सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। ऑल्ट प्लस F9 की होती है हमारे पास में कंपाइल करने के लिए। और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो नो डाउट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ऑल्ट प्लस फंक्शन की के साथ में F9 आप की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज मेन्यू से भी आप प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल करने के बाद सबसे पहले कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में आपको प्रोग्राम की exe फाइल क्रिएट करना जरूरी है। तो exe फाइल क्रिएट करने के लिए F9 की प्रेस करना होगा हमें, ठीक है। और हम हमेशा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में प्रोग्राम को कहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, डॉस शेल से, ठीक है। तो फाइल मेन्यू में हमें डॉस शेल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है तो बेसिकली हमारे पास में CMD जैसी एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या स्पेसिफाई करना होगा, वो पाथ जहां पर हमारे प्रोग्राम की exe फाइल सेव की हुई होगी, ठीक है। इस केस में अगर हमारे प्रोग्राम का नाम CMD है तो CMD डॉट CPP प्रोग्राम का नाम होगा और exe फाइल बन जाएगी CMD डॉट exe, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ क्योंकि हमें CMD जैसे डॉट शेल मिलेगा तो बेसिकली सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, वो पाथ स्पेसिफाई करना होगा जहां पर हमारे प्रोग्राम की exe फाइल एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो इस केस में ये मेंशन करने के, ये देखें ये पूरा पाथ मैंने मेंशन किया। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में CMD बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, प्लस उस केस में आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हम किस तरीके से किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। CD कमांड थी, उसके लिए आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को हम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, तो कैसे स्पेसिफाई करना होगा,
अच्छा, ये जो पाथ मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है, मेंशन किया हुआ है, ये वो लोकेशन है जहां पर मेरे प्रोग्राम की exe फाइल क्या है, सेव की हुई है। तो exe फाइल का नाम आपको यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मेंशन करना होगा, ठीक है। ये कैरेक्टर पॉइंटर जो हमारे पास में वेक्टर था, आर्ग्यूमेंट वेक्टर, उसका फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी हमारे प्रोग्राम का नाम, ठीक है, जो हमने बनाया है सी प्लस प्लस में। और रिमेनिंग हम कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट शुड बी नेम ऑफ exe फाइल ऑफ द प्रोग्राम, ये होना कंपल्सरी है। तो ये तो बात हो गई इसके एग्जीक्यूशन की। अब अगर इस प्रोग्राम पर वापस प्रोसीड करें, तो क्योंकि मैंने प्रोग्राम का नाम 99prog.cpp के नाम से सेव किया था, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद यहाँ पर मैं जो इनपुट दूंगी, तो देखें इस लोकेशन पर 99prog.exe फाइल सेव की हुई है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली नाम दे दिया। देन जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपको स्पेसिफाई करने हैं वो आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम का जो आउटपुट है, सबसे पहले काउंट, टोटल 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, हालांकि ये इंडेक्स 0 नंबर पे है, ठीक है। फिर जब हम कंटेंट शो करेंगे, तो देखें 0 से लेकर आर्ग्यूमेंट काउंट तक मैंने कंटेंट शो किए हैं। इस अकॉर्डिंग मैंने अभी बताया फर्स्ट यानी कि 0 इंडेक्स पर हमेशा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट या 0 इंडेक्स की बात करें तो हमेशा हमारे पास में क्या रहेगा, इस केस में 99 है तो 99 prog.exe हमें विजिबल होगा। इंस्टेड ऑफ दिस सेकेंड आर्ग्यूमेंट अजमेर था, यानी कि 1 इंडेक्स की बात हो गई, देन 12 और 34 कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे प्रोसीड करें। इसके बाद कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का लास्ट जो एग्जाम्पल है वो ये है कि हम क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में, जो न्यूमेरिक वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू, अभी तो मैंने आपको बताया कि सारी की सारी वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, तो न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी है, तो ऐसे स्ट्रिंग जो कि न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्टेबल है, हम उनका सम करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेट्स से कि मैं अगर ये इनपुट दूंगी, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म में 12 और 34 यही क्या हो सकता है, स्ट्रिंग कन्वर्टेबल है न्यूमेरिक वैल्यूज में, तो इसी को ही हम कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या कंसेप्ट है वो हम बेसिकली इस प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करके समझा दूंगी। सिंपली अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो मैंने जो इनपुट दिया है इस अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रोग्राम का नाम आएगा, देन आप जो भी n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफाई करना चाहें वो कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस ये इनपुट देने के बाद आप यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना इनपुट दें, ठीक है। इनपुट देने के बाद यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है मैंने उसमें क्या किया है, काउंट डिस्प्ले करवाया है, तो टोटल 6 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किए हैं, इसलिए काउंट 6 विजिबल हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज का सम कर रहे हैं, तो देखें सम करने के लिए हमें पता है सिंपली मैंने एक सम फंक्शन सम वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और 0 से उसको इनिशियलाइज किया है, ठीक है। इसके बाद अब अगर मैं एरे की बात करूं तो मैंने तो बताया था एरे में 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, लेकिन 0 पे हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के केस में प्रोग्राम की exe फाइल या मैं यूं कहूं कि प्रोग्राम का पाथ होता है, exe फाइल का पाथ होता है, तो उसको भी वैसे उसको हम कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते स्ट्रिंग में, तो इसलिए मैंने लूप 1 से स्टार्ट किया है और कब तक, आर्ग्यूमेंट्स के काउंट तक, ठीक है। प्लस इस प्रोग्राम में समझने वाला सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही सेक्शन था कि हम जो न्यूमेरिक स्ट्रिंग ले रहे हैं उसको सिंपली न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज a to i फंक्शन। ये फंक्शन शायद आप लोगों ने लास्ट ईयर देखा होगा और सीजी के साथ भी
इस फंक्शन को शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीजी में भी पढ़ा होगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ठीक है। तो ए टू आई मतलब जो हमारे पास में एरे है, सिंपली जो स्ट्रिंग है उसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, ठीक है। और क्योंकि ये फंक्शन है तो ब्रैकेट्स में हमें डेफिनेटली पास करना होगा हमारी एरे के हर एक इंडेक्स की वैल्यू को, ठीक है। अब इस केस में ये फंक्शन वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्टेबल होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट सिर्फ 12 और 34 ही कन्वर्टेबल है, तो इसीलिए वही भी स्टोर होगा। उसके अकॉर्डिंग सम होता जाएगा वैल्यूज का, सबसे पहले 12 प्लस 0, देन जो भी रिजल्ट रहेगा 12 प्लस 34 वो असाइन हो जाएगा सम में। यानी कि कुछ इस तरीके से सबसे पहले हमें पता है सम में क्या असाइन होगा, ये कुछ इस तरीके से, और नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, सम के साथ में 12 प्लस 34 कुछ इस तरीके से सम में रिजल्ट असाइन हो जाएगा। और इस रिजल्ट को हम यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करें तो क्या इसको एग्जीक्यूट करने की नीड है या फिर हम आगे प्रोसीड करें? आप में से कोई भी एक स्टूडेंट प्लीज बता दें कि क्या जरूरत है या फिर हम आगे प्रोसीड करें। हमने स्टार्ट किया था, ओवर हो चुका है। अब अगर मैं बात करूं पॉइंटर्स की, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास में वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, कुछ वेरिएबल वैल्यू स्टोर करते हैं, कुछ वेरिएबल रेफरेंस स्टोर करते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस हमने एक पॉइंटर का कंसेप्ट पहले सुना था लेकिन सी प्लस प्लस में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। हालांकि सी में आप पढ़ चुके हैं, तो हम सी में जो हमने पढ़ा है उसको आगे प्रोसीड करते हुए सी प्लस प्लस में जो एक्स्ट्रा है पॉइंटर्स के साथ वो डिस्कस करेंगे। तो सिंपली ये सी वाला ही कंसेप्ट मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस प्रोग्राम में स्वैपिंग की है दो वेरिएबल्स के साथ में, लेकिन किसका यूज किया है, पॉइंटर्स का। तो पॉइंटर का यूज करके हम दो वेरिएबल्स को स्वैप करना देख रहे हैं। इस केस में इसका कुछ डायग्राम पहले अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। डायग्राम से शायद जल्दी समझ आ जाए। तो एक पॉइंटर रहेगा जो कि ए वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। पॉइंटर हमेशा वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। और इस प्रोग्राम में दूसरा जो पॉइंटर है वो किसको स्टोर कर रहा है, बेसिकली एक बी वेरिएबल को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन में कुछ चेंजेस करें या पॉइंटर के थ्रू चेंजेस करें तो इनडायरेक्टली यहीं पर चेंजेस परफॉर्म होंगे, ठीक है। ऐसा हमने रेफरेंस वेरिएबल के साथ भी देखा था लेकिन वहां कंसेप्ट कुछ अलग था। इस केस में P2 जो पॉइंटर है उसमें इस लोकेशन का एड्रेस है और P1 पॉइंटर में इस लोकेशन का एड्रेस स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम की बात करें तो सिंपली मैंने क्या किया है, पॉइंटर्स और सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। नंबर्स का इनपुट लिया a और b वेरिएबल्स में, ठीक है। लेट्स से कि इनपुट था 20 और 30, ये मैंने स्पेसिफाई किया। अब पॉइंटर है तो डेफिनेटली हमें वेरिएबल का एड्रेस ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। तो मैंने P1 पॉइंटर में जैसे कि अभी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया कि A और B वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें नंबर्स को स्वैप करना है तो सिंपल हमने वैल्यूज के साथ में वेरिएबल्स के साथ में स्वैप करना देखा। यहाँ हम किस तरह का स्वैप देख रहे हैं, पॉइंटर के साथ में इनडायरेक्टली उन वेरिएबल्स को स्वैप करना देख रहे हैं। तो मैंने टेम्प एक सिंपल वेरिएबल लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे पॉइंटर जिनको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, उस एड्रेस उस लोकेशन की वैल्यूज को स्वैप करना है। तो इसलिए मुझे वैल्यू एट ऑपरेटर यहाँ पर पॉइंटर के साथ में यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरीके से यूज करूं तो पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, यानी कि अगर मैं सिर्फ P1 लिख रही हूँ का मतलब P1 में क्या स्टोर है, 100, तो ये उसकी बात हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू को इस वेरिएबल की वैल्यू से स्वैप करना है बाय यूजिंग पॉइंटर। तो इसीलिए हमें वैल्यू एट ऑपरेटर यहाँ पर पुट करना होगा। बाकी स्वैपिंग जैसे हमने अभी तक की है वैसे ही है कि पहले हमने P1 पॉइंटर की वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर किया, ये एक सिंपल वेरिएबल है, पॉइंटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन P2 वेरिएबल की वैल्यू को उसमें स्टोर किया एंड टेम्प को देन वापस से P2 में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं स्वैपिंग के रिजल्ट्स की बात करूं तो मैंने A और B वेरिएबल को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है।
तो हमें सिर्फ इतना जानना है यहाँ पर कि अगर हमने पॉइंटर के थ्रू उस एड्रेस पे जाकर चेंजेस परफॉर्म किए हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल्स में यहाँ पर चेंजेस परफॉर्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ a और b वेरिएबल की वैल्यू जो पहले 20 एंड 30 थी वो अब क्या हो जाएगी इस अकॉर्डिंग 30 और 20। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पॉइंटर p1 जो है उसकी वैल्यू को भी डिस्प्ले करवाऊंगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटरनली मतलब ये होता है कि पॉइंटर जो है जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन पर जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो रिजल्ट में शो हो जाए। इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे इंप्लीमेंट होगा और रिजल्ट हमें स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 30। ठीक है, तो ये था पॉइंटर का यूज करके स्वैपिंग प्लस पॉइंटर का फर्स्ट एग्जाम्पल। कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर रहे हैं। ये बिल्कुल सी जैसा था, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा फास्ट आपको इम्प्लीमेंटेशन बताया, बट कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। थे पॉइंटर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंटर की ही बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारे पास में वॉइड पॉइंटर। पॉइंटर के केस में एक मेन बात ये रहती है कि हमने जिस तरीके का पॉइंटर क्रिएट किया है हम उसमें हमेशा उसी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। आई मीन टू से कि मैंने अगर पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिया है तो मैं हमेशा इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को ही स्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वॉइड पॉइंटर की तो वॉइड पॉइंटर हमारे पास में एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर हम क्या कर सकते हैं कि पॉइंटर का डेटा टाइप ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम चाहें तो उसमें किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे क्या होगा देखते हैं। लेट्स से कि मैंने प्रोग्राम में एक पॉइंटर वॉइड पॉइंटर बनाया। अब वॉइड पॉइंटर इनिशियली इसमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं किया हुआ है, तो अगर मैं इसमें इंटीजर वेरिएबल मैंने एक क्रिएट किया था और उसमें 10 असाइन किया है, इंटीजर वेरिएबल का मैंने एड्रेस स्टोर किया इसमें। ठीक है, अब वेरिएबल जो क्यू है पॉइंटर वेरिएबल वो सिंपली अभी किसको पॉइंट कर रहा होगा, इंटीजर वेरिएबल को। ऐसे ही हम चाहें तो वॉइड पॉइंटर के थ्रू वॉइड पॉइंटर में हम फ्लोट वेरिएबल का भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं और कैरेक्टर वेरिएबल का भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मेन समझने वाली क्या बात रहेगी कि जब हम इस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल को, कौन सा पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर, इसको जब प्रिंट करवाएंगे तो एक नॉर्मल पॉइंटर की तरह हम उसको इस तरीके से प्रिंट नहीं करवा सकते। ठीक है, क्योंकि वॉइड पॉइंटर के साथ में वॉइड पॉइंटर में हमने जिस तरीके का वेरिएबल का एड्रेस असाइन किया है एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग, सबसे पहले हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हमने देखा था कि सिंपल पॉइंटर के साथ अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है या सिंपल पॉइंटर को प्रिंट करवाना है तो हमें पॉइंटर लिखना होता है और वैल्यू एट ऑपरेटर मेंशन करना होता है। ठीक है, लेकिन वॉइड पॉइंटर के केस में यहाँ पर आपके पास में स्टार और पॉइंटर के मिडिल सेक्शन में हमें स्पेसिफाई करना होगा वो पर्टिकुलर वेरिएबल, उस टाइप का वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हमें पॉइंटर के थ्रू डिस्प्ले करवाना है। तो अभी ये वॉइड पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा था, इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को। तो हमने क्या कर दिया, पॉइंटर को टाइपकास्ट कर दिया किसमें, इंटीजर वेरिएबल में। अब इस स्टेटमेंट की बात करूं तो इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या रहेगा, 10। तो वॉइड पॉइंटर के केस में अगर हमें वेरिएबल के वैल्यू को डिस्प्ले करवानी है, वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो सिंपली हमें टाइप कास्टिंग जरूर परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये वॉइड पॉइंटर के केस में एक आप रूल कह सकते हैं या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन का मेथड कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और मैं कैरेक्टर वेरिएबल को वापस से किस में असाइन कर रही हूँ, पॉइंटर वेरिएबल में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी, मैं कैरेक्टर वेरिएबल को वापस से किस में असाइन कर रही हूँ, पॉइंटर वेरिएबल में। ठीक है, लेकिन वॉइड पॉइंटर के केस में
यानी कि कैरेक्टर वेरिएबल के एड्रेस को हम अगर पॉइंटर वेरिएबल में असाइन करें तो वापस से जब हम पॉइंटर के वैल्यू को, पॉइंटर जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट करे कैरेक्टर को, ठीक है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए अगेन हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। यहाँ पर टाइप कास्टिंग हमने सिंपल ऐसे देखी थी, लेकिन पॉइंटर के केस में हमें, वॉइड पॉइंटर के केस में ये इस तरीके से मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रूल है कि आप वॉइड पॉइंटर को कैसे यूज कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या डिस्प्ले हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल में डी वैल्यू स्टोर की हुई है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वॉइड पॉइंटर यहाँ पर टॉपिक ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। इसके बाद अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अगेन सी प्लस प्लस का नया कंसेप्ट है, आप लोगों ने सी में नहीं पढ़ा। सी में आप लोगों ने जो कंसेप्ट अभी मैं बताने जा रही हूँ दैट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा था सिंपली मेलॉक कैलॉक के साथ में। लेकिन हम सी प्लस प्लस में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए यूज करते हैं न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स को। तो न्यू और डिलीट ऑपरेटर्स सी प्लस प्लस के केस में नया कंसेप्ट है। जावा में जैसा आपने न्यू पढ़ा है वैसा यहाँ पर नहीं है, डिफरेंस है। कैसे, क्या डिफरेंस है आपने देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। जावा को अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भूल जाना, न्यू के साथ में आपने जैसा पढ़ा है। ये देखते हैं हम सी प्लस प्लस के साथ में न्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप में से किसी ने पूछा भी था कि अगर हमें क्या करना है, यूजर से साइज का इनपुट लेके उसी साइज का एक ब्लॉक क्रिएट करना है, एक एरे क्रिएट करना है, तो वो कैसे होगा। तो उसका आंसर है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो मैंने क्या किया है इस केस में, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान से समझना इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को। मैंने यहाँ पर यूजर से साइज जो है, यानी कि एरे कितने साइज का होना चाहिए, इसका सिंपली इनपुट लिया है। लेट्स से कि यूजर ने यहाँ पर इनपुट में दिया 5, तो मतलब 5, हम यहाँ पे क्या करना है, 5 एलिमेंट्स का एक ब्लॉक क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। अब ब्लॉक क्रिएट होगा तो दैट मीन्स कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होगी, दैट मीन्स वो एक एरे हो गई। तो एरे किस तरह, जैसे हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि एरे के हर एक एलिमेंट का बेसिकली कोई ना कोई इंडेक्स होता है, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी इंडेक्स पर होता है, प्लस एरे का बेस एड्रेस भी होता है, ठीक है। तो वेरिएबल क्रिएट हुआ सिंपली एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, उसका एड्रेस तो जरूर है। यहाँ पर उसका एड्रेस कितना है, मैं मान के चल रही हूँ कि 100 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें न्यू ऑपरेटर की, तो सी प्लस प्लस के केस में न्यू ऑपरेटर हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स के साथ ही यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पॉइंटर के साथ हम यूज कर सकते हैं न्यू ऑपरेटर को। जावा में आपने जैसा तरीका पढ़ा है यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ हम न्यू ऑपरेटर नहीं यूज करते, यहाँ पर हम सिर्फ पॉइंटर के साथ ही यूज कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। तो बेसिकली हमने पॉइंटर क्रिएट किया है। अभी तक पॉइंटर में हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना सीखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, जो जिस पर्टिकुलर साइज की एरे क्रिएट की थी, ठीक है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो मैंने बताया कि उसको भी एक एड्रेस मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक का एड्रेस असाइन कर दिया पी में। तो अब पी किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस लोकेशन को, यानी कि पी एक ऐसा पॉइंटर है जिसका खुद का एड्रेस लेट्स से कि 5000 है, ठीक है, लेकिन ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक ऐसी लोकेशन को जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है। अब एरे की तरह अगर हम इस लोकेशन पे इनपुट लेंगे तो पॉइंटर के थ्रू हम इनपुट ले सकते हैं। तो सिंपली मैंने लूप चलाया है, और लूप चलाकर, क्योंकि पता है एरे है तो 0 से लेकर साइज तक, यानी कि टोटल 5 टाइम ये इनपुट लेगा, और लास्ट इंडेक्स हमें पता है 4 रहेगा। और इसी के साथ ये पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर इंडेक्सेस पर क्या होगा, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के थ्रू इन इंडेक्सेस पर इनपुट लिया जाएगा। और एट द एंड मैंने क्या किया है, इसको डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।
कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।